स्क्रीन स्टडी। मेरा नाम है राजवी कौर और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ये दोनों वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। सो अगर आपने ये दोनों वीडियो देखी है तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Suppose this is negative q charge and here it is positive q charge। अब इस दोनों में जो डायपोल होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, suppose this is 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसको हम P से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P से डिनोट करते हैं उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इसको अगर हम सेंटर से इसका हाफ करें तो ये वाला हाफ जो होगा वो L होगा एंड दिस इज आल्सो L। सो L प्लस L टोटल जो है इनमें डिस्टेंस हो गया 2L का हो गया। सो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब हमने पिछले डेरिवेशंस में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाली डेरिवेशन निकाली थी, बट यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पता। सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे, सपोज पॉइंट P पे हमने वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये जो पॉइंट है वो ना तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है ना ही एक्सियल लाइन पे है, ये कहीं पे भी हो सकता है। सो सबसे पहले यहाँ से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पे है। सो इस पॉइंट पे पॉइंट O तक, O to P the total distance is R। सो यहाँ से ये जो एंगल में आ रहा है इसको हम मान लेते हैं that is theta। So theta is the angle between PO and O to B। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B and here is A। A पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज एंड B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए R एंड थीटा। R इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है P ये कहीं पे भी हो सकता है, R डिस्टेंस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। एंड सेकेंड इज थीटा, ये जो एंगल है ये P पॉइंट जो है, ये जो एंगल बना रहा है ये कहीं पर भी हो सकता है। P पॉइंट कुछ यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, जिसकी वजह से थीटा जो एंगल है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सो ये जो दो वेरिएबल्स है इनकी फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज हियर, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी ये, और ये जो इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन है P की, P वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो इसको हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। ये जो कंपोनेंट है इसको हम P cos ऑफ थीटा से डोनेट करेंगे। ये cos कंपोनेंट हो गया क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है इसलिए हम इसको ले रहे हैं P cos ऑफ थीटा। एंड सेकंड ये जो कंपोनेंट हो गया इसको हम नाम देंगे P sin ऑफ थीटा। सो दिस इज P sin ऑफ थीटा। सो यहाँ पे हमने P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, P cos ऑफ थीटा एंड P sin ऑफ थीटा। अब जो P cos ऑफ थीटा है इस पॉइंट से अगर हम P की अगर डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव टू
पॉजिटिव, इसको हमने कुछ इस तरह से लिया है। सो इसको हम अगर रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ अज्यूम करके चल सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव Q, और उसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको हमने कुछ ऐसे रोटेट किया। तो ये जो कंपोनेंट है, इसी P कंपोनेंट को हम अगर कुछ नीचे की तरफ इसको रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया एंड नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ठीक उसके सामने यहाँ पे आ गया, नेगेटिव Q। सो अब अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो इस लाइन के बिल्कुल एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है। एक्सिस पे मींस अगर नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे P पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे Q नॉट। तो Q नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जिसके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारी यहाँ पे E, इसको हम E1 का नाम दे देते हैं, इसकी डायरेक्शन हो गई कुछ इस तरफ। सो द नेक्स्ट इज, अगर हम इस लाइन के ऊपर देखें तो इस लाइन के ऊपर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट Q नॉट है, ये उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पे इस पॉइंट पे ये लाइन है, इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जो है P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है Q नॉट। सो इस तरफ अगर ये डायरेक्शन P की इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट। सो यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। सो इसका रिजल्ट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, दैट इज K P अपॉन R क्यूब। ये स्केलर फॉर्म में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी K P R क्यूब, और एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी K P by R क्यूब, 2P by R क्यूब। सो ये दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से साइन कंपोनेंट की वजह से ये इक्वेटोरियल लाइन पे है एंड कॉस कंपोनेंट की वजह से ये एक्सियल लाइन पे। सो यहाँ पे P पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई, वन इज ऑन एक्सियल लाइन एंड सेकंड इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम E2 का नाम दे देते हैं। ये एक्सियल लाइन है कॉस कंपोनेंट की वजह से, इक्वेटोरियल लाइन पे है साइन कंपोनेंट की वजह से। सो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई। यहाँ पे हमने इसका नाम दिया E1 एंड इसको हम नाम दे देते हैं E2। सो E1 is due to cos component and E2 is due to sin component. So E1 को हम लिख सकते हैं E cos of theta, क्योंकि ये cos component की वजह से है और ये एक्सियल लाइन पे भी है। तो एक्सियल लाइन वाली इक्वेशन हम E में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ E here, so K 2P by R क्यूब cos of theta। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये स्केलर फॉर्म में है इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और सिंपली E1 से भी डोनेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज E2। E2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? E2 जो है वो साइन कंपोनेंट की वजह से है, सो E2 इज E साइन ऑफ थीटा। सो ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, सो E की वैल्यू हम इक्वेटोरियल लाइन की इक्वेशन से यहाँ पे लिखेंगे P K P R क्यूब ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन।
तो इसको स्केलर फॉर्म में दोनों तरह से लिख सकते हैं, E2 और E2 वेक्टर इसका स्केलर फॉर्म। सो यहाँ पे हमारे पास E1 एंड E2 ये दोनों की वैल्यूज तो आ गई, बट हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो उस P पॉइंट पे, सपोज ये P पॉइंट है, यहाँ से E1 की डायरेक्शन अगर ये है तो E2 की डायरेक्शन ये है, तो इसकी रिजल्टेंट वेक्टर हमने कैसे निकालेंगे, इसके बिल्कुल ठीक सामने, इसके बिल्कुल पैरेलल हम यहाँ पे E1 जो इसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल E1 के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ बिल्कुल E2 वेक्टर के इक्वल होनी चाहिए। सो इस P पॉइंट से ये अगर पूरा पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा पैरेललोग्राम की डायगोनल के इक्वल। सो ये होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं सपोज E से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, E की वैल्यू क्या होती है, E वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, ये सारे हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं क्योंकि ये लॉ सिर्फ वेक्टर्स पे ही अप्लाई होता है। सो E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। सो E वेक्टर की हमने स्केलर फॉर्म में इसका फॉर्मूला निकालना है। सो E स्केलर फॉर्म में इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसका फॉर्मूला होता है, अगर सपोज R वेक्टर कोई भी एक वेक्टर है तो उसको हमने मान लीजिए X वेक्टर, Y वेक्टर और सपोज Z वेक्टर है, तो इसको मैंने स्केलर फॉर्म में कैसे निकालना है, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है इन सब का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये सारे स्केलर फॉर्म में आ जाएंगे, तो उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, टोटल का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे हम E1 एंड E2 दोनों को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे प्लस E2 इन द स्केलर फॉर्म। सो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, इसमें हम E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से E1 एंड E2 की वैल्यू इसमें फिल करेंगे। पुट द वैल्यू of E1 and E2 from equation first and second. So E1 and E2 की जब हम वैल्यू फिल करेंगे तो ये स्केलर फॉर्म में हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज, E1 is 2k2p by r cube cos of थीटा पूरे की स्क्वायर, क्योंकि ये x की स्क्वायर है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सो यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, k p बाई आर क्यूब साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट जो हमने कॉमन निकाला k p अपॉन आर क्यूब, इस पूरे की स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि ये दोनों स्क्वायर से हमने कॉमन निकाले, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर डाल रहे हैं। सो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 cos ऑफ थीटा की होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा की होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालें तो ये सिंपली हम k p बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, एंड देन इस टर्म को हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड साइन
स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे k p/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये हमने इसलिए लिखा कि इक्वेशन जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये सारी टर्म क्या बनेंगी 1। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1। तो ये जो है हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो बन गया। सो दिस इज स्टार, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टार दे देते हैं नाम, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। सो इस इक्वेशन को अगर हमें प्रूव करना हो कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो यहाँ पे हम थीटास की 2 वैल्यूज लेके चलते हैं। सपोज अब थीटा को अगर मैं 0 मान के चलूँ, अगर थीटा 0 होगा तो ये वाली जो लाइन है वो इस तरफ होगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 है। सो थीटा 0 होगा तो ये इसी पॉइंट पे होगा। सो अगर इस इक्वेशन में मैं थीटा की जगह पर 0 ले रही हूँ तो E इक्वल्स टू k p/r³। तो यहाँ पे cos 0 क्या होगा, that is equals to 1। so cos theta cos 0 equals to 1। तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा प्लस 1। सो ये इक्वेशन ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा 4r³। तो रूट से अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सियल लाइन वाली इक्वेशन थी वो वापस क्रिएट होगी। सो इसको अगर हमने इस डायरेक्शन में रखा तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो इन द एक्सियल लाइन। दिस पॉइंट जो है वो एक्सियल लाइन में आ गया। सो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप इक्वेटोरियल लाइन पे भी इसको प्रूव कर सकते हो। तो उस केस में आपको थीटा को क्या लेना होगा 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है तो वो इससे 90 डिग्री एंगल पे होगा। सो 90 डिग्री मींस cos theta will equals to cos 90 degree and cos 90 equals to 0। सो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी k p/r³। सो रूट में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 इज 1। तो 1 को अगर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन इक्वेटोरियल वाली जो इक्वेशन है बिल्कुल उसी के रिजल्ट के इक्वल। सो ये हमारा दोनों तरफ से प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और फाइंड करनी है, वो है एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन थी इस तरफ। दिस इज आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और E1 सपोज इसको हम नाम देते हैं एंगल अल्फा। दिस इज एंगल अल्फा। अब एंगल अल्फा की हमने वैल्यू निकालनी है। तो एंगल अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बट एंगल अल्फा की वैल्यू निकालने से पहले हम इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हमने क्या किया, P को रिजॉल्व कर लिया 2 कंपोनेंट्स में, cos थीटा एंड sin थीटा। cos थीटा वाला कंपोनेंट था, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सियल लाइन पे है, इसलिए हमने E जो वैल्यू फिल की वो एक्सियल लाइन वाली इक्वेशन से फिल की। सो यहाँ पर जो साइन कंपोनेंट है इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में सॉल्व किया था, cos और sin। जो साइन कंपोनेंट है उसमें इक्वेटोरियल लाइन की इक्वेशन फिल करेंगे। सो E की जगह पर हमने फिल की इक्वेटोरियल लाइन की इक्वेशन। सो उसके बाद हमने पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके इस जगह पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करके E
निकाली जो इन दोनों का वेक्टर सम था। उसके बाद हमने इसकी स्केलर फॉर्म में वैल्यू निकाली जिसका फॉर्मूला था, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सो E1 स्क्वायर प्लस E2 की स्क्वायर। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू है तो इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद हमने E की वैल्यू E1 एंड E2 की वैल्यू इन दोनों में फिल की एंड इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट क्या आ गया, E इज इक्वल टू KP/R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे एंगल E, एंगल अल्फा। सो एंगल अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल अल्फा फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को जब हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। सो इस ट्रायंगल को मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ, दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज एंगल अल्फा। सो एंगल अल्फा पे ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P। सो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में है E1 की वैल्यू एंड उसके बिल्कुल ठीक सामने ये जो लाइन है इसके सिमिलर है। सो दिस इज E2 वेक्टर। डायगोनल में जो वैल्यू है मींस E वेक्टर की हमने वैल्यू निकाली थी। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज E2 एंड E1। सो इस ट्रायंगल से हम tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फा टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सो ये हो गया sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हियर परपेंडिकुलर इज E2। अब इनको हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं E2। सो द बेस इज E1। सो E1 यहाँ पे लिखेंगे। अब E2 और E1 की यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे। E2 जो है, E2 ये किसकी वजह से है, इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे E sin ऑफ थीटा एंड E1 जो है, E1 की वैल्यू हमारी किसकी वजह से आएगी, cos कंपोनेंट की वजह से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे E cos ऑफ थीटा। सो ये जो E की वैल्यू है जो इक्वेटोरियल की वजह से है, सो E की यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे हम इक्वेटोरियल की इक्वेशन से E/R क्यूब। तो इसके साथ क्या जाएगा, sin थीटा। इन दोनों E को आप अलग अलग फॉर्म से डिनोट कर सकते हो। जैसे इसको अगर आप, ये sin कंपोनेंट है, ये इक्वेटोरियल लाइन की वजह से है, तो यहाँ पे आप स्मॉल e लिख सकते हो, यहाँ पे आप A एक्सियल लिख सकते हो, A फॉर एक्सियल। सो नीचे A एक्सियल की इक्वेशन आएगी। सो यहाँ पे 2p/r क्यूब एंड साइन ऑफ थीटा। जो कट हो सकते हैं सेम कंपोनेंट्स उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो हियर आई कैन राइट 1/2 साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। सो साइन बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan ऑफ थीटा। सो ये वैल्यू आई हमारी tan ऑफ अल्फा की। तो हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो tan दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। सो 1/2 tan ऑफ थीटा। सो ये हमारी जो डायरेक्शन आ गई, ये हमारा जो एंगल आ गया दैट इज एंगल। अब इस इक्वेशन से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। सो हमने अगर फाइंड करना होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, तो वो क्या होगी, टोटल जो इसकी जो एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस अल्फा। मींस इस पॉइंट से पहले एंगल थीटा हुआ, उसके बाद थीटा जो है यहाँ पे एंगल थीटा हो गया एंड आफ्टर दैट अल्फा उसमें प्लस होगा। तो टोटल जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी, थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा इज द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो वो क्या होगी, थीटा प्लस अल्फा। थीटा जो डायरेक्शन है वो हमको पता है कि जिस पॉइंट पे है उसके जो थीटा बन रहा है वो थीटा की वैल्यू आ गई